हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन करंट अफेयर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे आप देख सकते हैं। डेली सेक्शन मिलेगा आपको। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज सेक्शन, जिसमें आपको जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से वीकली होगा, साप्ताहिक होगा, जिसमें 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे। डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज आप वीकली मतलब साप्ताहिक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक में डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रहे हैं। मतलब अगर आप एक टॉपिक या 2 टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इन पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों तरह के सेक्शन जो है वो बैंकिंग और इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे, और इसका क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर जितना भी जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं वो भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, उसके बाद लॉगिन करना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आपने 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, आपने याद रखना है कि दोनों ही सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, अभी के अभी जो है वो वीडियो को शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाने से पहले अभी आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सबको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, दुबई में है। और उसके पहले टेम्परेरी सीईओ जो है वो लगे हुए थे, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि जुलाई 2021 में एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था, मनु साहनी। मनु साहनी, तो उनके ऊपर काफी चार्जेस जो है वो लगे हुए थे, जिन्होंने फिर जुलाई में रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से लेके अब तक जो है वो टेम्परेरी सीईओ लगे हुए थे, और उनका नाम जो है वो क्या था, जॉफ एलडीस या एलडाइस कह सकते हैं, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। इन्हीं को अब क्या बना दिया गया, परमानेंट सीईओ बना दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो T20 टूर्नामेंट जो है वो करवाया, जो कि T20 वर्ल्ड कप आपको पता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड जो है वो रनर अप रहा, और आपको पता है यूएई और ओमान में करवाया गया। अदरवाइज होस्ट कौन था, इंडिया था इसका। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे याद रख लेनी है कि T20 को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसीलिए जो टेम्परेरी सीईओ है उन्हीं को परमानेंट सीईओ जो है वो बना दिया गया है। और ऐसे नहीं है कि जियोफ एलडीज जो है वो पहली बार जो है वो आईसीसी में आए हैं। इससे पहले वो आईसीसी के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, जीएम रह चुके हैं 8 सालों तक। मतलब उनका आईसीसी में काफी बड़ा योगदान जो है पहले भी रहा है। और अब सौरव गांगुली का नाम देख रहे हो, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनको रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया दोस्तों एक कमेटी का। कौन सी, मेंस क्रिकेट कमेटी का। ये भी आप याद रखोगे, मेंस क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन बनाया गया, सौरव गांगुली। इससे पहले जो है वो अनिल कुंबले थे। और एक बात और याद रखनी है कि T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें 2024 से 20 टीमें जो हैं वो खेला करेंगी। इससे पहले कितनी टीम्स खेलती थी, 16 टीम्स खेलती थी। 2022 में अभी 16 टीम्स खेलेंगी। 24 से लेके जो है 30 तक के जो एडिशन हमारे सामने आए हैं, तो उसमें जो है वो 16 की बजाय 20 टीम जो है वो खेलेंगी। तो नाम याद रखना, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो जेफ एलडीज का। तो ये बन गए हैं परमानेंट सीईओ कौन सी बॉडी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो 1909 में गठित की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी सिटी जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये अवार्ड जो है वो स्वच्छ अमृत महोत्सव के तौर पे जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारा 2.0 उसमें ये प्रदान किए।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से दिए जाते हैं। इस बात को याद रख लो, कौन है वो, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और ये अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, इवन अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जो भी उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो काम किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके तौर पे जो है वो रैंकिंग दी गई है। और कितने अवार्ड्स दिए गए, 300 अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि इसमें रैंकिंग्स बहुत हैं, मतलब इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दोस्तों वो है 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा या 1 लाख पॉपुलेशन से कम। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो है 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है, इंदौर है। आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसमें याद रखना है, इंदौर ये 5वीं बार लगातार जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीता है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर वाले शहरों के अंदर। और दूसरा स्थान किसका है, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर। और तीसरा स्थान जो है वो विजयवाड़ा का है, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अवार्ड जो है वो दिए गए। और यहाँ पे आप हरदीप सिंह पुरी जी भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप रामनाथ कोविंद जी देख सकते हैं, ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के ये अवार्ड दिए गए, 5वीं बार लगातार जो है वो इंदौर को मिला है। दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है वो सूरत, और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है वो विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन 1 लाख से कम पॉपुलेशन के अंदर की मैं कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन से ऊपर भी देखेंगे तो आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज देखोगे कि जो तीनों पहली पोजीशंस के शहर हैं, वीटा है, चाहे वो लोनावला है, चाहे संवद है, संसवद है, तो ससवद है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बड़ी खास बात है कि महाराष्ट्र जो है वो 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाले शहरों में पहले तीनों स्थान ले गया। तो इसका मतलब आप ये भी यहाँ पे याद रख सकते हो आराम से कि सबसे ज्यादा अवार्ड्स, क्योंकि टोटल इसमें 300 अवार्ड्स दिए गए हैं पूरे स्वच्छ सर्वेक्षण में, और मैक्सिमम अवार्ड जो है वो कौन सी स्टेट्स को मिले हैं दोस्तों, महाराष्ट्र को मिले हैं। सबसे ज्यादा अवार्ड्स महाराष्ट्र को, कितने, 92 अवार्ड, 92 अवार्ड जो है महाराष्ट्र को मिले हैं। दूसरा स्थान जो है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का है, उसको 67 अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सबसे ज्यादा अवार्ड्स महाराष्ट्र को मिले हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है ये इसलिए की गई थी ताकि गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2019 में जब हम 150th एनिवर्सरी जो है वो गांधी जी की सेलिब्रेट करेंगे, 150वीं सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, तब हम पूरे इंडिया को स्वच्छ कर देंगे। और जो हमने टॉयलेट्स बनाने का निर्णय लिया है, हमने जो है वो कोई भी घर बिना टॉयलेट के नहीं होना चाहिए, उस निर्णय को हमने पूरा करने का लक्ष्य लिया था 2 अक्टूबर 2019 तक। तो हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं, काफ़ी इसमें सक्सेसफुल है, मतलब ऑलमोस्ट 98% हम घरों को कवर कर चुके थे इसके अंदर। और सबसे पहला सर्वे जो स्वच्छ सर्वेक्षण का है, जैसे आप अभी देख रहे हो, ये सबसे पहले 2016 में दोस्तों किया गया था। इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं, लाइक आप अभी 1 लाख पॉपुलेशन और 1 लाख पॉपुलेशन से कम या ज़्यादा वाले देख रहे हो। इसमें 1 लाख से फिर 3 लाख वाले आ जाएंगे, फिर 3 से 10 वाले आ जाएंगे, 10 से 40 आ जाएंगे, फिर 40 से ज़्यादा वाले आ जाएंगे। फिर इसमें कंटोनमेंट भी है, इसमें यूटीज भी हैं, तो इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। तो 300 अवार्ड दिए गए। लेकिन सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है, अगर मैं बात करूं उस स्टेट की जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम वाली स्टेट की मैं बात करूंगा। 100 अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो नहीं है उसमें, उससे कम है, तो उसमें झारखंड ने टॉप किया है। अगर 100 अर्बन लोकल बॉडी से ऊपर की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और झारखंड छत्तीसगढ़ आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप आराम से याद रख सकते हो कि 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज झारखंड है, और 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो उन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है वो जीता है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, अदरवाइज कैटेगरीज बहुत है, तो सारी कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको, क्योंकि इसका हम अलग से भी जो है वो लेक्चर बनाएंगे 10-12 मिनट का, तो उसके अंदर भी मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। तो याद रखना है, इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन की कैटेगरी के अंदर, और 1 लाख से कम पॉपुलेशन की कैटेगरी में वीता, जो कि एक जगह है कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर, तो उसने यह अवार्ड जो है वो जीता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वन इनॉग्रल कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021। पहली कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है, क्योंकि पहली बार कतर में ये रेस जो है वो हो रही है फॉर्मूला 1 की, और इसको जीता है दोस्तों वन एंड ओनली प्लेयर लुइस हैमिल्टन ने। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। और याद रख सकते हो लुइस हैमिल्टन की ये 102nd विन है ओवरऑल,
और 7th विन है 2021 की। मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था कि एक बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी दोस्तों। कौन सी हुई थी? ब्राजीलियन, सॉरी बेल्जियन नहीं, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जो है रिसेंटली हम क्वेश्चन को कवर करके हटे हैं, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। वो 101वीं ग्रैंड प्रिक्स थी जो इन्होंने जीती थी। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 100 ग्रैंड प्रिक्स कवर करने वाले प्लेयर भी कौन है? लुइस हैमिल्टन है। और आपको बताना चाहिए 100th ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इन्होंने जो जीती थी वो रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी। रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी। ये अभी हमने रिसेंटली सितंबर में इस क्वेश्चन को कवर किया है। और आप कह सकते हो इस 2021 का साल जो है वो ओनली लुइस हैमिल्टन के लिए नहीं, मैक्स वर्स्टैपन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। और इस रेस में मैक्स वर्स्टैपन जो है वो सेकंड स्थान पे आए हैं, और पहला स्थान जो है वो लुइस हैमिल्टन के पास रहा। लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, मैक्स वर्स्टैपन जो है नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और लुइस हैमिल्टन इससे पहले कौन कौन सी जीत चुके हैं? वो सबसे पहले साल की रेस हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, वो पोर्तुगीज जीत चुके हैं, वो ब्रिटेन से तो बिलोंग ही करते हैं, तो याद रखोगे ब्रिटेन भी जो है वो उन्होंने जीती है। स्पेनिश उन्होंने जीत ली है, और रशियन उन्होंने जीती है। रशियन वही है जिसमें उन्होंने 100 विक्ट्रीज हासिल की थी, और एक ब्राजील वाली जीत ली है। तो 6 तो ये हो गई थी, और 7वीं कौन सी होगी हमारे पास? कतर ग्रैंड प्रिक्स। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सारी की सारी याद रखोगे। और जो जितनी भी फार्मूला 1 रेसिंग है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल। फुटबॉल तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम फार्मूला 1 की बात कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट कौन है इनके? जीन टॉट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस फ्रांस के अंदर। याद रखना है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और लुइस हैमिल्टन का यहाँ पे चेहरा देख सकते हो, कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं। Who wrote a book, Conversations, India leading art historian engages with 101 themes and more। तो सिर्फ इसमें अपने जो कवर नोट जो है वो याद रखना है। वो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड क्या है? कन्वर्सेशंस। इसको याद रखोगे। कन्वर्सेशन कहने का मतलब है कि अलग अलग थीम के ऊपर जो हमारी पेंटिंग है, हमारी आर्ट एंड कल्चर है, उसके ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई है। और ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन, इवन पद्म अवार्ड जो है वो 2 तरह के पद्म जीत चुके हैं। इनका नाम है ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। मतलब आंसर क्या होगा? BN गोस्वामी। सी जो है वो आंसर होगा। तो इन्होंने ये बुक लिखी है कन्वर्सेशंस। और ये बुक जो है वो किसके बारे में बताती है? लिखने की कला को, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। कि कितना ब्यूटीफुली उसको लिख सकते हो, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। और इंडियन पेंटिंग्स के बारे में बताती है, और अलग अलग तरह की आर्ट और पेंटिंग जो कि इंडिया से रिलेटेड है या कहीं और से रिलेटेड है जो इंडिया में आई, उसके बारे में बताती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक। और BN गोस्वामी बहुत फेमस हिस्टोरियन तो है ही हैं। 2 तरह के पद्म अवार्ड जीत चुके हैं। पद्म श्री जीत चुके हैं 1998 में, फिर पद्म भूषण भी जीत चुके हैं 2008 में। मतलब पद्म विभूषण नहीं जीता अभी तक, और भारत रत्न नहीं इनको मिला, लेकिन ये 2 अवार्ड जो है वो ये जीत चुके हैं लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर। तो सिंपल है कि कन्वर्सेशन बुक किसने लिखी? BN गोस्वामी, जो कि आर्ट के बारे में बताती है। और ये आर्ट हिस्ट्री के पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रोफेसर भी हैं, और साथ में इसके अंदर उन्होंने अलग अलग आर्ट के बारे में बताया हुआ है। तो इस चीज को याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बिकम ए पार्ट ऑफ ए न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिफेंस अलायंस विद विच कंट्री? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खास करके जो स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शायद जो बच्चे स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं जो हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने सुना होगा हमने एक ग्रुप के बारे में जिक्र किया था। उसका नाम था AUKUS। इसको ऑकस भी कह सकते हो, लेकिन AUKUS। ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन 3 कंट्रीज ने ग्रुप बनाया था, ताकि कोई भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और खास करके डिफेंस से रिलेटेड एक अलायंस था। तो इस अलायंस के अंदर पहला एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जिसमें 8 सबमरीन्स जो हैं, जो 8 आप कह सकते हो एक तरह से पनडुब्बियां हैं, वो बना के दी जाएंगी। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये अच्छी वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। और आंसर क्या होगा? USA। मतलब बोथ A एंड B जो है वो हमारे पास आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं US, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने एक डील साइन की है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन, जो न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं, वो बना के दी जाएंगी। और ये AUKUS की पहली ऐसी डिफेंस डील है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना के दी जाएंगी, जो कि हर तरह के मिशन के लिए सक्सेसफुल रहेंगी। और ये एग्रीमेंट जो है वो दूसरी कंट्रीज को अलाउ करेगा, आपस में तीनों कंट्रीज बेसिकली अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और एक नई न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है, क्वांटम का दौर चल रहा है। तो समुद्र के नीचे किस तरह की पनडुब्बी किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और ये ग्रुप जो है वो सितंबर 2021 में ही बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? AUKUS। ऑकस आप इसको याद रख सकते हो।
तो इसका मतलब यही मकसद था कि हम जो है वो आपस में तीनों मिलके एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट बनाएं ताकि जो चाइना की डोमिनेंस है खास करके उसको कम किया जा सके। और यूएस और ब्रिटेन के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन्स है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी ये बनानी जरूरी है। इसलिए अब तीनों कंट्रीज मतलब 2 कंट्रीज और हेल्प करेंगी ऑस्ट्रेलिया को ये 8 पनडुब्बी दिलवाने में। याद रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसीव्ड एन अवार्ड अंडर द डिजिटल हेल्थ कैटेगरी 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवार्ड्स 2021। तो देखो बहुत ही लेंथी सा क्वेश्चन हो गया, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल कर देते हैं इसको। एक दोस्तों समिट और अवार्ड्स दिए गए हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स चौथी बार ये ऐसा हुआ है। ये अवार्ड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो डिजिटल इंडिया बनने में सरकार ने अपना कोई योगदान निभाया है तो उस सरकार को ये अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम आपको ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। और ये नेशनल हेल्थ मिशन को बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए उस स्टेट और यूटी में डिजिटल हेल्थ कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि इन्होंने स्पेशली नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ी हुई एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की थी। उस एप्लीकेशन से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, खास करके कोविड-19 के टाइम पीरियड पे। और इस समिट का नाम क्या है? टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और अवार्ड मैं आपको बता ही चुका हूं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। और जम्मू कश्मीर ने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, स्वास्थ्य निधि सर्वे एप्लीकेशन, जिसके तहत आप कह सकते हो एक डिजिटली अप्रोच रखा गया कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही आप देख सकते हो कि कौन से कोविड-19 पेशेंट हैं, उनको ट्रैक कर सकते हो, घर पे रह रहे हैं तो मतलब उनको सांस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सांस लेने में, या वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और टाइमली एक्शन ले सकते हैं, मतलब कोविड फैलने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो जम्मू कश्मीर ने लिए, इसीलिए जो है वो उनको ये आप कह सकते हो कि ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये नेशनल हेल्थ कैटेगरी या डिजिटल हेल्थ कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। और खास करके जम्मू कश्मीर में लोकल लेवल पे कोरोना ना फैलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश को भी मिला है अवार्ड, वो भी विनर है डिजिटल हेल्थ अप्रोच के अंदर। वो इसलिए क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ा योगदान जो है वो डिजिटली निभाया है। तो ये वैसे तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिला है, लेकिन हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंटली बात कर रहे हैं, तो आपने इसको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कौन है? वो मनोज सिन्हा है, सबको पता है, मनोज सिन्हा जी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़। यहीं पे आपको गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। यहीं पे आपको जो है वो डाचीगम नेशनल पार्क मिल जाएगा, डाचीगम नेशनल पार्क। और यहीं पे आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसको हेमिस के साथ कंफ्यूज मत करियो, हेमिस जो है वो लद्दाख में है, वो अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि काफी पुरानी बुक्स में अभी भी जो है वो जम्मू कश्मीर ही लिखा होगा। नेक्स्ट आते हैं, बुक लिखी गई है रिजॉल्व्ड, मतलब जो समाधान है वो हो चुका है, यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, कौन से पर्सन की? उनकी जो है वो आत्मकथा है। तो ये किसने लिखी है? तो आप यहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हो, यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडिंग वर्ल्ड। तो यूनाइटिंग नेशन मतलब यूनाइटेड नेशन से संबंधित ये बुक है। और यूनाइटेड नेशन से संबंधित कौन सा बंदा है यहाँ पे? वो है बैन की मून। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी हो जाएगा। तो ये बुक जो है वो बैन की मून की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये हार्पर कॉलिंस की तरफ से पब्लिश की गई है। यहाँ पे याद रखना किसने पब्लिश किया है उसको। और इसमें उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने लाइफ के अंदर फेस किया है, और खास करके यूनाइटेड नेशन में जो उनका टाइम रहा है उसके बारे में बताया हुआ, क्योंकि वो 2006 से लेके 2015 तक जो है वो यूनाइटेड नेशन में रह चुके हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल। 2007 से लेके 16 तक, 7 से लेके 16 तक वो एज ए सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, ये भी आप बात याद रख सकते हो। और 2 बार लगातार इलेक्ट हुए हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल। और भी बहुत सी बुक्स हैं इनकी, लेकिन उन्होंने स्पेशली बताया है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन ने अपने मिशंस चलाए, खास करके उन एरियाज में जो कि बहुत कन्फ्लिक्टेड थे, जहाँ पे वॉर्स होती थी, जैसे सेंट्रल एशिया का हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो उसके अंदर किस तरह से उन्होंने मिशंस जो हैं वो अलग अलग तरह के स्टार्ट किए हैं। इन्होंने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। एक इन्होंने लिखी है टाइम ऑफ टेस्ट, टाइम ऑफ टेस्ट। एक लिखा एरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये बुक्स जो हैं वो खुद जो है वो बैन की मून ने लिखी हैं। तो याद रखना है, रिजॉल्व्ड ऑटोबायोग्राफी जो किसकी है? बैन की मून की है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, और ये बैन की मून और हार्पर कॉलिंस ने इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वो 30 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स बनाएंगे
कौन सी कम्युनिटी के लिए 2022 तक। तो ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो 75 हब्स बना रही है ताकि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। उसमें से 20 जो आप कह सकते हो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब है वो सिर्फ एससी और एसटी के लिए हैं, लेकिन 30 अलग से बनाए जाएंगे सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए। वो कौन सी कम्युनिटी होगी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इनका मेन मकसद जो है वो यही है कि हम जो है वो टैलेंट को, साइंटिफिक टैलेंट को प्रमोट कर सके ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर ट्राइबल्स हैं तो उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके अंदर भी हम इस कल्चर को क्या कर सके? जागरूक कर सकें। और मतलब हम एक तरह से उनको सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे ऊपर उठा सकें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खास करके एक टेक नीव @75 जो है उसका भी उद्घाटन किया है, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ में एक बात आपने याद रखनी है कि ये टेक नीव जो है वो एक तरह का 75 घंटे मतलब 75 आवर्स का एक साल तक चलने वाला जो है वो प्रोग्राम है। इसके अंदर सरकार हाईलाइट करेगी, सरकार अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएगी कि किस तरह से कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सकता है या किस तरह से हमने किया है उसको, और किस तरह से जो है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी के साथ। तो इस तरह से उन्होंने टेक नीव की शुरुआत जो है वो की है। अगले क्वेश्चन को और आपने साथ में याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है प्लेटो हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेटो कंपनी है वो किससे संबंधित है। ये एक शूज बनाने वाली कंपनी है, बच्चों के शूज बनाती है, मतलब आप कह सकते हो फुटवियर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन बच्चों के फुटवियर बनाती है। और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किया है अपॉइंट जो अभी अभी इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, और आंसर क्या होगा? राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, मेंटर भी बने हैं इस ब्रांड के। और ये ब्रांड 2020 में ही जो है वो शुरुआत की गई थी इसकी, और इनकी एड्स जो है वो आने लग गई है, शायद काफ़ी बच्चों ने देख भी ली होगी टीवी के ऊपर। और वीडियो कैंपेनिंग करेंगे इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटो जो है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्लेटो खुद मानता है ये कि हम 50% कार्बन फुटप्रिंट को कम करके चल रहे हैं, और जो बाकी कंपनीज एथलेटिक शूज़ बनाती हैं उसमें कार्बन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है, हम 50% उनसे कम करते हैं। और हमारे शूज़ जो हैं वो जो बच्चा ग्रो हो रहा है उसके लिए हैं, और हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। तो वो कंपनी क्लेम करेगी ही, लेकिन आपने जो हमारा क्वेश्चन है वो याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको आपको पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, जो कि एक स्पेन की कंपनी है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि कौन सी कंपनी जो है वो उनको रडार वार्निंग रिसीवर बना के देगी, और साथ ही साथ आप कह सकते हो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी बना के देगी। जब मिसाइल पास आएगी तो वार्निंग जो है वो मिलेगी, तो वो सिस्टम भी वो कंपनी बना के देगी। तो आप देख सकते हो इंडिया से जो है वो डिफेंस की चीजें कोई बाहर की कंपनी खरीद रही है, तो आप कह सकते हो सेल्फ रिलायंट भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। बहुत ही सिंपल है कि जो एयरबस कंपनी है, ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन की, तो ये जो है वो अपने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो रडार वार्निंग रिसीवर और साथ में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो खरीद रही है बीईएल से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। और नवरत्ना कंपनी है सरकार की, पीएसयू है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आनंदी रामालिंगम। याद रख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे जितना स्लाइड में लिखा हुआ है उतना ही याद कर लें। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप कह सकते हो बिगेस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो बीईएल को मिला है, जो कि स्पेन में वो भेजेंगे अपने ये चीज़ें बना के, और इससे 700 करोड़ रुपए जो है वो आएंगे। तो मतलब आप कह सकते हो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसने कैंपेन लॉन्च किया है? सेकंड एडिशन उसका लॉन्च किया है, मुंह बंद रखो कैंपेन। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए होता है कि जब आपको कोई पिन पूछे, कोई सीवीवी पूछे, कोई आपका कार्ड नंबर पूछे, तो अपना मुंह बंद रखो। तो कहने का मतलब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपको फ्रॉड से बच के रहना है, और किस तरह से अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये कैंपेन स्टार्ट किया है एचडीएफसी ने। याद रखोगे, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों किया है? क्योंकि इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक जो है वो स्टार्ट हुआ है, फ्रॉड अवेयरनेस वीक, और ये स्टार्ट हुआ है 14 से लेके, मतलब 14 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, 20 नवंबर तक ये चलेगा। और एसोसिएशन सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर की तरफ से इसको मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें कि क्यों इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया। और एचडीएफसी क्या करेगा? 2000 के आसपास वर्कशॉप्स लगाएगा अगले 4 महीनों के अंदर, ताकि लोगों को या कस्टमर्स को बताया जा सके कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया गया, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं इसको। और वर्ल्ड टेलीविजन डे इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये टेलीविजन की आप कह सकते हो उसकी अटेंशन जो है लोगों तक पहुंचने की, उसको सेलिब्रेट करता है, उसको हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस क्या है टेलीविजन की। मतलब पूरे वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट्स के बारे में जान सकते हो, पूरे वर्ल्ड में क्या थ्रेट्स हैं, पीस, सिक्योरिटी, सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। और मेजर फोकस जो है वो रहता है इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, वो अलग अलग कंट्री के भी आप इसके माध्यम से जान सकते हो। तो एक तरह से कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का सिंबल है टेलीविजन, आपको ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, आपको ग्लोबलाइज करता है, कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा साधन है आप कह सकते हो, और वीडियो कंजम्पशन का सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों टेलीविजन। क्या आपको पता है कि टेलीविजन की शुरुआत किसने की थी? एक बंदा था जिसका नाम था जॉन बेयर्ड, याद रख सकते हो। जॉन बेयर्ड एक ऐसे पर्सन थे जो कि स्कॉटलैंड से, मतलब स्कॉटिश इन्वेंटर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं, इनोवेटर थे। तो इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल टेलीविजन की शुरुआत की थी, फर्स्ट मैकेनिकल टेलीविजन की 1924 में। फिर एक पर्सन और है जिनका नाम था फिलो टेलर, फिलो टेलर। तो इन्होंने 1927 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन की शुरुआत कर दी थी। फिर आप सोच सकते हो कि इंडिया में कब आया होगा। इंडिया में 1959 में टेलीविजन की शुरुआत की थी और वो भी यूनेस्को की हेल्प से इसको इंडिया में शुरुआत किया गया था। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपने याद रखना है कि टेलीविजन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन कहता है हु इनॉग्रेटेड 24th बेंगलुरु टेक समिट। तो बेंगलुरु टेक्नोलॉजिकल समिट जो है वो किसने उद्घाटन किया उसका? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 17 से लेकर 19 नवंबर तक इस बेंगलुरु टेक्नोलॉजिकल समिट को चलाया गया। और बहुत ही खास बातें, इसका थीम याद रखना है, ड्राइविंग द नेक्स्ट, ड्राइविंग द नेक्स्ट, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा है, तो इसीलिए जो है वो इसका थीम यही है। तो इस थीम के तहत जो है वो आप कह सकते हो बहुत सी कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया, 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। इवन कई कंट्रीज पहली बार कर रही थी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वियतनाम हो गया, या आप कह सकते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, इन्होंने पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और वेन्यू क्या होगा? बेंगलुरु ही होगा। इवन पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्तली बेनेट भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने यह अनाउंस किया कि हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर, जो कि आगे जो है वो दोनों के रिलेशन को और भी इंप्रूव करेगा। और हर्षिल माथुर जो रेजर पे के सीईओ भी हैं और खास करके आप कह सकते हो फाउंडर भी हैं उनके, तो यूनिकॉर्न कंपनी है रेजर पे, और उनकी जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन, उनकी जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो वो कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत जो है वो उसके हेड जो है वो बनाए गए हैं, इसको याद रखोगे। तो इस टास्क फोर्स का यही काम है कि ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्टार्टअप्स आएंगे उनको अच्छी तरह से जो गाइड किया जा सके, नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है वो कर्नाटका में आ सकें। एक आईटी रत्न ऑफ कर्नाटका अवार्ड भी दिया गया, ये बहुत सी कंपनीज को दिया गया, 20 के आसपास कंपनीज को दिया गया है, लेकिन इसमें कैटेगरी होती है 10,000 करोड़ से ऊपर ऊपर जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और उनकी टर्नओवर है, तो उसमें इन्फोसिस को मिला है। बस इतना याद रख लेना, एक वर्ड याद कर लो कि इन्फोसिस को ये अवार्ड मिला, आईटी रत्न ऑफ कर्नाटका, लेकिन अदरवाइज 20 ऐसी कंपनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। और कर्नाटका के बारे में सबको पता ही है। कर्नाटका के बारे में अगर बताऊंगा तो यहाँ पे गवर्नर याद रख सकते हो थावरचंद गहलोत जी, थावरचंद गहलोत। और आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे मिलेगा आपको दांदेली टाइगर रिजर्व, दांदेली। यहीं पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। काली टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। यहीं पे आपको बनेरघट्टा नेशनल पार्क मिल जाएगा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बनेरघट्टा भी यहीं पे है। और एक जगह है यहाँ पे बहुत फेमस, कुर्ग, कुर्ग बहुत फेमस, उसको कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, याद रख सकते हो, सीधा क्वेश्चन आ सकता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, क्लरिकल एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये भी याद रख सकते हो। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है वर्ल्ड फिशरी डे 2021 को मनाया गया और 21 नवंबर को इसको जो है वो मनाया गया, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है, खास करके फिश फार्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि यार ओवर फिशिंग नहीं करनी, और जो फिशरी का हैबिटेट है उसको ख़त्म नहीं करना हमने, और जितने भी लाइक पानी में प्रॉब्लम आ रही है हमारे कारण, खास करके जो मैन मेड है, उसको हम रोक सकते हैं, तो उसको हमने रोकना है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 हैं उसमें 4 नंबर गोल जो है वो खास करके इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करता है, वो क्या है? लाइफ
बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, तो वो इसके ऊपर ही बना हुआ है। तो इसलिए याद रखना है वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के क्रिकेटर उस्मान शिनवारी जी, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अपनी टेस्ट क्रिकेट से। बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर मैं नहीं कहूँगा, शायद आपने भी नाम ना सुना हो। और ये केवल मात्र जो हैं वो 17 ओडीआई खेले हैं और एक टेस्ट मैच खेला है इन्होंने। तो लेकिन फिर भी आप एक बार नाम याद रखोगे, उस्मान खान शिनवारी, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इंडिया की जीडीपी 7% से लेकर 7.5% तक रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहा हूँ, याद रखना है 22 की नहीं। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्शंस बताई गई हैं। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली 1 साल के लिए रिकंस्ट्रक्ट की है, और उसके चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय हैं। ये याद रख सकते हो आप, आपको क्वेश्चन आ सकता है, विवेक देबरॉय। और फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब अगले साल 2022 से लेके 2023 के बीच की बात कर रहा हूँ। अभी जो 21-22 की प्रोजेक्शन है वो तो आपको पता ही है 5% है, और 20-21 का आपको हाल पता ही है, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन में जिया है, 7.3 -7.3%। तो याद रखना है कि कोई भी एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है 22-23 के। 22 में 5% की प्रेडिक्शन है, और 23 के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेडिक्शन है 7 से 7.5%। और विवेक दुबराय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। बुल्गारिया के प्रेसिडेंट रूमेन रादेव जो है वो फिर से जीत चुके हैं सेकंड टर्म के लिए, दूसरी बार जो है वो प्रेसिडेंट बने बुल्गारिया के, इतना याद रखना है। और बुल्गारिया की जो कैपिटल है वो सोफिया है, और करेंसी जो है वो बुल्गारियन लेव है। नेक्स्ट अब्दुल्ला हमदोक जो है वो फिर से सूडान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। रिसेंटली इनको रिमूव किया गया था, लेकिन इनका पॉलिटिकल जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया जो पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म किया सूडान के अंदर, और फिर दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और सूडान की कैपिटल याद रखना है खार्तूम। खार्तूम बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों। खार्तूम सूडान के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलती हैं, तो वो जगह खार्तूम ही है, याद रख सकते हो, अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रिन्यूएबल वुड बेस्ड प्रोडक्ट कैन हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, मतलब किसी तरह से क्लाइमेट चेंज के अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आप कह सकते हो ग्रीन सॉल्यूशंस दे सकता है ये, क्योंकि रिन्यूएबल वुड की हम बात कर रहे हैं, और रिन्यूएबल वुड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 और 22 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग जो है वो कौन से एक्ट के अंदर दी हुई, मतलब बैंकिंग की एक डेफिनेशन कौन से एक्ट के अंदर दी हुई है? तो बहुत ही सिंपल था, एक सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 5, उसका बी सब क्लॉज बी आप कह सकते हो, या सब सेक्शन बी कह सकते हो। तो उसके अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन दी हुई है। तो उसमें बताया हुआ है बैंकिंग का मतलब है कि जो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट्स को, जो किसी को लेंड करे डिपॉजिट्स को, कहीं पे इन्वेस्ट करे डिपॉजिट को, या पब्लिक को दे या फिर किसी और को दे, लेकिन वो रीपेबल हो, मतलब आप जो है वो रीपे करोगे जिसको आप पैसा दोगे, या अपनी डिमांड से बैंक से ले सकते हो, विड्रॉ करोगे चेक के थ्रू, मतलब जितने भी बैंकिंग की फैसिलिटीज होती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन गिवन है अंदर सेक्शन 5 के अंदर, और अगर आपको सब क्लॉज पूछ लें तो बी के अंदर ये गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था, कब फॉर्मुलेट किया गया था? मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन कराया था कि किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी फार्मर्स के लिए, या आप कह सकते हो कि उसको फिशरी के लिए जो वो ओपन कर दिया गया है, तो उसमें मैंने बताया था कि किसान क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ था। तो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। अभी के अभी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी स्माइली की तरह स्माइल करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।